हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। यूकेपीएससी द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा पद्धति से संबंधित घटनाओं की महत्वपूर्ण तिथियों और उनके लागू होने के वर्षों के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हो या एलटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या टीईटी परीक्षा हो, इनमें बहुत सारे शिक्षा समितियों, आयोगों या शिक्षा नीतियों के लागू होने के वर्ष और तिथियां पूछी जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कुछ घटनाओं को दिया गया होता है और उनको उनके कालानुक्रम के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न लेकर के कुछ समितियों या आयोगों के लागू होने की तिथियों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूं। आपकी परीक्षा शुरू होने से पहले तक मैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था और उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूं। तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पर बने रहें। आइए देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और हमें इनके लागू होने के वर्ष बताने हैं, या ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कीजिए। पहला है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ 1935 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित हुआ 1904 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ 1958 में और जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ 1937 में। अब इनको अगर हम सही क्रम से व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके बाद आएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, उसके बाद आएगा जाकिर हुसैन समिति का गठन और लास्ट में आएगा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन। अगर हम इन घटनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करें तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। फ्रेंड्स, ये पुनर्गठन शब्द है, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और तभी हम यहाँ पर 1935 से लिखेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कैब। कैब का पुनर्गठन हुआ था वर्ष 1935 में। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं तो 1920 में इस केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था और यह गठन किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो में पहले ही चर्चा की है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को हम सैडलर कमीशन भी कहते हैं और यह गठित हुआ था 1917 में। तो उस सिफारिश के आधार पर ही इसका गठन किया गया था वर्ष 1920 में। लेकिन बहुत जल्दी यानी 1923 में इस बोर्ड को भंग कर दिया गया था फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। इसके बाद 1919 में गठित की गई फिलिप हटॉग कमेटी, जिसका काम था सैडलर कमीशन की सिफारिशों की समीक्षा। तो फिलिप हटॉग कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो 1920 में गठित किया गया था उसको हमें बनाना चाहिए, उसे फिर से पुनर्गठित करना चाहिए। तो फिलिप हटॉग कमेटी 1929 की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ और इसका वर्ष था 1935। तो प्रश्न अगर पुनर्गठन से संबंधित आएगा तो आएगा वर्ष 1935 और पुनर्गठन किया गया फिलिप हटॉग कमेटी की समितियों के आधार पर। लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कब गठित किया गया, प्रथम बार कब गठित किया गया? तो तब आएगा 1920 और वहां पर सिफारिश आएगी सैडलर कमीशन की। राइट। सेकेंड चीज है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। लेकिन इससे पहले हम बात करें तो जो तत्कालीन वाइस रहे थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए एक आयोग गठित किया था, जिस आयोग का नाम था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और इसका गठन किया गया था 1902 में। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे थॉमस रेले ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाए। उसके आधार पर ही पारित किया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में गठित की गई और आजादी के बाद यह समिति गठित की गई और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। तो इसीलिए इसको देशमुख समिति भी कहते हैं। और समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वह था महिला शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों की जांच करना।
तो दुर्गाबाई समिति गठित की गई थी 1957 में और इन्होंने अपनी सिफारिश दी है 1958 में। और इनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में गठित की गई राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 में इसका गठन हुआ और इसका गठन किया गया था श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका जवाब आएगा 1959 में। और किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति या दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिशों के आधार पर। जाकिर हुसैन समिति की बात करते हैं। जाकिर हुसैन समिति बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से भी जानी जाती है और इसका गठन हुआ था 1937 में। तो इस समिति को हम जाकिर हुसैन समिति के नाम से भी जान सकते हैं, बुनियादी शिक्षा के बाद से जानते हैं, नई तालीम के नाम से जानते हैं या वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के 4 और प्रश्न लेते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ 1975 में, महिला समाख्या प्रारंभ की गई 1988 में और हंसा मेहता समिति का गठन हुआ 1962 में। और इनको अगर हम क्रोनोलॉजिकली लगाएं तो सबसे पहले आएगा राजभाषा आयोग 1955, फिर आएगी हंसा मेहता समिति 1962, फिर आएगी समेकित बाल विकास योजना और फिर आएगा महिला समाख्या। आइए इन घटनाओं पर चर्चा करते हैं। राजभाषा आयोग जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 की धारा 1 में लिखा गया है, जो भारत की राजभाषा है उसके संबंध में नीति निर्धारित करने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 344(1) के आधार पर यह आयोग गठित किया गया वर्ष 1955 में और आयोग के अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर। समेकित बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, यह योजना 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गठित किया गया है। इसका गठन किया गया वर्ष 1975 ईस्वी में। महिला समाख्या भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके आधार पर इसका गठन किया गया और यह एक वेलफेयर स्कीम है, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना थी जिसमें महिलाओं को शिक्षा और समानता के बारे में कहा गया है और इसका गठन किया गया था वर्ष 1988 में। हंसा मेहता समिति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हंसा मेहता समिति बालिका शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु गठित की गई थी और जैसे कि हमने बताया था कि देशमुख समिति के आधार पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1959 में। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने यह पता करने के लिए कि जो बालिकाएं हैं उनका जो पाठ्यक्रम होगा वह बालकों के समान ही होगा या उसमें कुछ भिन्नता होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में जानकारी के लिए एक कमेटी गठित की और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया श्रीमती हंसा मेहता जी को और इस समिति का गठन किया गया वर्ष 1962 में। इस समिति ने प्रस्ताव दिया था कि पाठ्यक्रम के आधार पर बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात बालक और बालिकाओं दोनों को समान पाठ्यक्रम सिखाया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, स्कूल चलो अभियान और साक्षर भारत मिशन की। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP लॉन्च हुआ था 1994 में। मध्याह्न भोजन योजना का आधिकारिक शुभारंभ 1995 में हुआ। स्कूल चलो अभियान 2006 और साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई वर्ष 2009 में। इनमें थोड़ा सा देखते हैं जो कंफ्यूजिंग है। DPEP जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है यह केंद्र सरकार की यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना थी और ये भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के जो अनुसार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उसका सार्वभौमिकरण करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। तो यह कार्यक्रम उन अति पिछड़े जिलों में चलाया गया जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यून था, प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यून था और इसको चरणवार कई राज्यों में लागू किया गया। तो इसमें अधिकतम राज्यों की बात करें तो अधिकतम 18 राज्यों में यह DPEP स्कीम चलाई गई। 18 राज्यों के 273 जिलों में यह स्कीम चलाई गई। वर्ष 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में ही सम्मिलित कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना चलाई गई है और जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को
जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन देना है। और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में उनकी उपस्थिति हो और उनका धारण क्षमता स्कूल में बनी रहे। तो 15 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से यह योजना लागू की गई, लेकिन राज्य स्तर पर देखें तो वर्ष 1962-63 से ही यह योजना तमिलनाडु में चलाई जा रही थी। तो अगर ये पूछा जाएगा कि मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की, तो वो है तमिलनाडु। और राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई, तो यह है 15 अगस्त 1995। अगर हम इसको बात करें तो वर्ष 2000 में जो सर्व शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो सर्व शिक्षा कार्यक्रम से मध्याह्न भोजन योजना को जोड़ दिया गया। और वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से इस मध्याह्न भोजन योजना को जोड़ दिया गया। वर्ष 2007 से पहले यह योजना 1 से और 5 तक के बच्चों के लिए थी, लेकिन वर्ष 2007 से यह योजना 6, 7, 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू की गई है। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है और इसमें यह अभियान अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए आयोजित किया जाता है और यह जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2006 से इसका प्रारंभ किया गया। साक्षर भारत मिशन की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2009 में। और इससे अगर हम पीछे जाएं तो साक्षर भारत मिशन जो भारत का साक्षरता अभियान था, साक्षरता अभियान 1988 में लागू किया गया था। यह 30 सितंबर 2009 तक इनके लक्ष्यों को पूरा मान लिया गया और अब नए स्तर पर साक्षरता अभियान को लाना था, तो इसका नाम रखा गया साक्षर भारत मिशन। 1 अक्टूबर 2009 को इसे लागू किया गया और इसका जो मुख्य लक्ष्य था कि जो साक्षर हैं, नव साक्षर हैं, उनको इस तरह से साक्षर बनाया जाए कि वह जो औपचारिक रूप से साक्षरता जिन्होंने ग्रहण कर रखी उनके साथ कंपटीशन कर सके। आगे बात करेंगे श्री प्रकाश समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान या और प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। श्री प्रकाश समिति 1959 में गठित की गई थी। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया और प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष 1982 में। श्री प्रकाश समिति देश में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसके गठन के संबंध में रखी गई थी और 1959 में इसका गठन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई, जो इससे पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान मिला 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ और इसमें यह कहा गया कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाएगा और जिस पर कि कानून राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। तो 1976 में शिक्षा मंत्रालय गठित किया गया और इस शिक्षा मंत्रालय को ही 1985 में नया नाम दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन जो 2020 की नई शिक्षा नीति है, 2020 की नई शिक्षा नीति में फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनको शिक्षा मंत्री का नाम दिया गया है। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में खोला गया और यह खोला गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हैदराबाद में और यह तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक विधेयक द्वारा खोला गया था। तो पहला विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था हैदराबाद में और इसके बाद इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी संसद के एक संकल्प के द्वारा और यह गठित किया गया था 1985 में। आइए बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान पर इनका गठन कब हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान की हमने बात की थी, यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001-2 में पूरे देश में लागू किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में स्थापित किया गया, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में और राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013 में खोला गया। तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन था उसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहा गया और इसमें 15 और 16 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनको भी निःशुल्क, उनको भी अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाना इसका उद्देश्य था। समग्र शिक्षा अभियान जो ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 से चल रहा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो 2009 से चल रहा था, इन दोनों अभियानों को
एकीकृत कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक एकीकृत रूप है और यह इसको गठित किया गया वर्ष 2018 में। उच्चतर शिक्षा के लिए भी एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसको कहते हैं रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान, और यह उच्च शिक्षा के विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। तो फ्रेंड्स, ये 20 घटनाएं थी जिनके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की और उनके लागू होने के वर्षों के बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और घटनाएं और ऐसे समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाई गई प्लेलिस्ट को आप क्लिक कर सकते हैं और उन्हें और वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।